हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर इज रिसोर्सेज। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो मोना और राजू है वो अपना घर साफ करने के लिए अपनी माँ की हेल्प कर रहे हैं। जैसे वो कई सारी चीज़ों को देखते हैं घर में, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, कॉम्स और बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स। तो इन सभी चीज़ों के अपने अलग अलग यूज़ होते हैं। हर चीज़ ये अपनी जगह यूजेबल है। मोना ने ऐसा कहा, इसलिए ये उसकी माँ ने कहा कि इन सब चीज़ों का अपना अपना यूज़ होता है, इसलिए ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अब राजू अम्मा से पूछता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो उसकी माँ उसे बताती है कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। मतलब कि जो भी चीज है जिसका यूज हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, वो सभी चीजें रिसोर्सेज कहलाती हैं। जैसे कि अपने चारों ओर अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को पहचानने में हेल्प होगी। जैसे कि हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं, और जिस घर में हम, जैसे कि हम घर में रहते हैं, हम लाइट्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। स्कूल से घर आने के लिए हम रिक्शा का यूज करते हैं। पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए हम बुक्स यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें रिसोर्सेज हैं। जैसे आपके पेरेंट के लिए कोई ना ब्रेकफास्ट तैयार किया गया और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो यूज की गई, तो वो भी एक रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो ये जो सभी चीजें हैं, इनमें कॉमन क्या है? इनमें जो सिमिलैरिटी है, जो कॉमन चीज है, वो ये है कि इन चीजों को आपने यूज किया, इसलिए वे यूजेबल हैं। तो जो कोई भी चीज हो, उसकी जो यूजेबिलिटी होगी वो उस चीज को रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू यहाँ पे ये जानना चाहता है कि जो भी कोई चीज है वो रिसोर्स कैसे बनती है। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि जो भी ये चीजें हैं ये तब रिसोर्स बनती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है। अब अगर इनका यूज, और किसी भी चीज का यूज ही उस चीज को वैल्यू देता है, और सभी जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सभी वैल्यूएबल होते हैं, उसकी माँ ने उसे कहा। अब यहाँ पे ये है कि जो वैल्यू है उसका मीनिंग क्या है, जो वैल्यू का जो मीनिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू होती है उनकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेटल्स होते हैं, जो metals may have an economic value. A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. तो जो मेटल्स होते हैं उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन जो एक आपके ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हैं आपके चारों तरफ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी जो मनुष्य है, जो इंसान है, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। वो भी जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो टाइम के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी दादी माँ ने कुछ इम्पोर्टेंट रेमेडीज तैयार की उन्होंने, और टाइम के साथ बाद में उनकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगी। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। तो इसमें ये होगा कि लेकिन यदि वे पेटेंट करने के बाद उन जो उन्होंने रेमेडीज तैयार की हैं उन्हें किसी मेडिकल फर्म को बेचा जाता है, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होंगे। तो यहाँ पे हम पेटेंट का मीन देखते हैं कि पेटेंट का मीन क्या होता है कि पेटेंट इज मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया ऑफ इन्वेंशन। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी आइडिया या कोई भी इन्वेंशन जिस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का, एक ही पर्सन का राइट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। तो जो टाइम और जो टेक्नोलॉजी है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? जो भी ये सब्सटेंसेस होते हैं और जो रिसोर्सेज के, उनको चेंज कर देते हैं ये। तो दो लोगों की जो जरूरतें होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। People themselves are the most important resources.
जो लोग हैं वो खुद ही सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। कैसे? जैसे कि लोगों के जो विचार होते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है, जो इन्वेंशन या वो लोग करते हैं, तो इनसे क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बनाया जा सकता है। जो हर इन्वेंशन होती है और जो भी वो खोज करते हैं किसी भी चीज़ की, उनसे क्या बहुत सी और दूसरी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली कई बार इन्वेंट हो जाती हैं। जैसे कि फायर की इन्वेंशन हुई, फायर की इन्वेंशन, जो फूड है उसे कुक किया जाने लगा, तो उसके बाद उस फायर के बहुत से और भी यूजेस होने लगे। जैसे कि जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद क्या था कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो नई नई टेक्निक्स हैं उनका वो बनती गई। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। और जैसे कि जो तेजी से बहता हुआ जल होता है, जो पानी होता है, जैसे कि झरने से वो ऊंचाई से गिरता है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई गई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कितनी तरह के होते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। 3 टाइप्स के आपको रिसोर्सेज बताए गए हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी नेचर से हमें जो भी रिसोर्स मिलते हैं, उनमें बिना कुछ भी चेंजेस किए अगर हम उनका यूज करते हैं तो वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर, इसमें हम सांस लेते हैं। वाटर है, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, रिवर्स, लेक्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। तो क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये हमें नेचर ने फ्री गिफ्ट दिया है हमें, जिन्हें हम सीधे ही यूज कर सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। कुछ केसेस में क्या होता है कि टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट वे में यूज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि जो इनका रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है वो किन बेसिस पर किया गया है। सबसे पहले है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि इसमें क्या है कि दूसरा, एक तो इसमें ये है कि डेवलपमेंट का लेवल कैसा है, दूसरा इसका यूज कितना है, और उनका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और उनका स्टॉक कितना है, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। इस हिसाब से भी क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पर। तो इनमें रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज और सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज में क्या है कि इसके एक्चुअल वर्ड से ही अंडरस्टैंड है कि जो ये एक्चुअल रिसोर्स है, इनकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। यहाँ पे हमें इनकी क्वांटिटी पता होती है, और इन रिसोर्सेज को आज प्रेजेंट टाइम में हम यूज भी कर रहे हैं। जैसे कि the rich deposits of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है और डार्क सॉइल है जो कि डेक्कन प्लेट्यू है, महाराष्ट्र में है। ये एग्जाम्पल हैं एक्चुअल रिसोर्सेज के। सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ये जो सेकंड पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये एक्चुअल रिसोर्सेज से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें एक्चुअल रिसोर्सेज की तो क्वांटिटी पता होती है, लेकिन इन पोटेंशियल रिसोर्सेज की क्वांटिटी हमें पता नहीं होती, और प्रेजेंट टाइम में हम इन्हें यूज नहीं कर रहे होते। आने वाले टाइम यानी फ्यूचर में इनका यूज जरूर होगा। तो आज हम इन्हें यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है
वो इतनी एडवांस नहीं है कि जिससे हम इन्हें इजीली यूटिलाइज कर सकें इन रिसोर्सेज को। The uranium found in Ladakh is an example of potential resource that could be used in the future. जैसे कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम इस पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल है जिसका कि हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड्स वर ए पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर्स एगो। लगभग 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड थी वो भी एक पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल थी, लेकिन अब ये एक्चुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है क्योंकि हम उसका यूज प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे कि जो विंड फार्म्स होते हैं वहां पे विंड मिल्स के थ्रू एनर्जी जनरेट की जाती है, जैसे नीदरलैंड में और निगरकोइल जो कि तमिलनाडु की एक सिटी है, और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ये एनर्जी जो है ये जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अब ओरिजिन के बेसिस पर हम देखें तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो भी दो तरह का है, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कि सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स, और जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. तो अब हम रिसोर्सेज को रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। उसमें भी दो टाइप्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें जल्दी ही रिन्यू किया जा सके और ये जल्दी ही क्रिएट हो सकते हैं, तो ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। आप इनका कितनी भी इन पर ह्यूमन एक्टिविटी करो, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। बट कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें की बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, जैसे कि वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। इनका अगर हम कोई मिस यूज करें या इनको कोई केयरलेस से इनका यूज करें तो इनके स्टॉक पर इनका जो अफेक्ट वो काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आगे चलकर क्या होगा कि वाटर की शॉर्टेज हो सकती है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो ड्राइंग अप हो सकते हैं। तो और आज के समय में भी पूरी दुनिया के बहुत से पार्ट्स हैं जहां पे कि ये मेजर प्रॉब्लम है वाटर की। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि स्टॉक में लिमिटेड होते हैं। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इन्हें फिर से रिन्यू होने में हजारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, और ये जो हजारों साल का जो टाइम पीरियड है ये ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी काफी ज्यादा होता है। और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं, ये एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। तो जो रिसोर्सेज हर जगह हो उन्हें यूबिक्यूटस कहा जाता है, जैसे कि एयर, और जो रिसोर्सेज सर्टेन प्लेसेस पर पाए जाएं उन्हें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलते हैं, जैसे कि कॉपर एंड आयरन। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन नेचुरल रिसोर्सेज का वो कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीज डिपेंड करती है कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर, जैसे कि टेरेन, इसका मतलब होता है कि लैंड किस टाइप की है, क्लाइमेट जो कि जलवायु है वहां की, और एल्टीट्यूड जो कि हाइट या ऊंचाई पे होते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये अनइक्वल होता है, हर जगह सेम तो होता नहीं, क्योंकि कोई चीज एक एरिया में है और वही चीज दूसरे एरिया में या तो कम होगी या हो सकता है हो ही ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वे ओवर द अर्थ डिफरेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज।
Sometimes natural substances become resources only when their origin form has been changed. तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें किसी भी रिसोर्स की ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है। जो ह्यूमंस होते हैं वो उस रिसोर्स की नेचुरल जो फॉर्म, ओरिजिनल जो फॉर्म होती है उसको चेंज करते हैं। जैसे कि आयरन आर है। आयरन आर वॉज नॉट ए रिसोर्स until people learn to extract iron from it. जब तक आयरन आर से उसको आयरन को यूज नहीं किया जाता तब तक वो नेचुरल रिसोर्स है। अब इसे आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब जो लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस में, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें यह है कि जो पीपल हैं वो नेचर का बेस्ट यूज करें, मोर रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। वे लोग अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके नए रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्पेशल रिसोर्स हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए कहा गया है कि पीपल जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन और हेल्थ है ये लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में हेल्प करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as human resource development. ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज के क्रिएशन में हेल्प लेने के लिए लोगों का जो स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट करना ही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो इसमें आपको यहाँ पे स्टोरी दी गई है, ये आप खुद से रीड करेंगे। हम यहाँ से देखेंगे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो इसके आपको दो तरीके दिए गए हैं। एक तो है रिसोर्स कंजर्वेशन और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। इसमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना होता है और यूज करने के बाद उन्हें रिन्यू होने के लिए प्रॉपर टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। और सेकंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें यह है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी जितनी जरूरत हो पूरे बैलेंस के साथ उन्हें यूज करना और फ्यूचर के लिए कंजर्व करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। तो जो कंजर्वेशन है इसमें जो हर इंसान है वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कैसे कि जैसे कंजप्शन ठीक से करे, रिसाइकलिंग करे और रीयूज करे। ये सब चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं क्योंकि हम सबकी लाइफ जो है वो आपस में लिंक्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आज हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो जैसे अब आपको आगे एक पिक्चर दी गई है उसमें बच्चे हैं वो वेस्ट मटेरियल से कुछ चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं कि वो जैसे कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ वेस्ट क्लोथ्स हैं और कुछ क्या न्यूज़पेपर से वो एनवेलप्स बनाते हैं। और इसमें भी वो ये बात करते हैं कि वो इन चीज़ों को दूसरे परिवारों को देंगे। और उसमें जो बच्चे हैं वो आपस में ये भी डिसाइड करते हैं कि आगे से वो जो पेपर है उसे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेपर बनाने के लिए पेपर बनाने के लिए पेड़ों को भी काटा जाता है
और बच्चे इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करेंगे और जो पानी है उससे भी वेस्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि जो पानी है उसकी एक एक जो बूंद होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल होती है। अब लास्ट में है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो अर्थ है और इस पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो फ्यूचर है वो क्या है कि वो वहाँ के पेड़ पौधों से और वहाँ के और जो भी उसका जो सभी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसके लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कुछ चीजों को एंश्योर करें, जैसे कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जितने भी सारे ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका सही ढंग से यूज किया जाए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, और जो अर्थ पर जो भी जी लाइफ की डाइवर्सिटीज हैं उन्हें कंजर्व किया जाए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, जो कि नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है उसे कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो आई होप कि आप इससे भी कुछ सीखेंगे और आप भी इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।